नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यूपी पीएससी आरओ को लेकर टेस्ट देख रहे थे और इसी के पैरेलल एक और हम सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, आपका PYQ का सीरीज। चूंकि इस पे बात हुआ था और बहुत अच्छे से बात हुआ था कि देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप लिखने जा रहे हैं तो PYQ का एक बेहतरीन सा एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। और उसमें भी यदि टॉपिक वाइज एनालिसिस हो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा रहे हैं, क्या पूरे जो है प्रश्न आपका फैक्चुअल है या प्रश्न आपका फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों है, या केवल कंसेप्चुअल ही प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें भी आप एनालिसिस में देख सकते हैं क्या डाटा वाला प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, या थियोरेटिकल प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये सारा चीज़ ही समझने के लिए आपको PYQ तो आपको बनाना ही होगा, बहुत अच्छे तरीके से बनाना होगा। तो ऐसे में जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ था 2021 में आरओ का, उसका आपको जीएस का जो है पेपर सॉल्व कर दिया गया है। हिंदी का जो पेपर आया था यानी प्रीलिम्स का दोनों पेपर सॉल्व किया गया है। उसके अलावा ये जो आपका 20/9/2020 को हुआ था, इसका हम हिंदी का पेपर सॉल्व कर दिए हैं। तो इसका आज हम लोग जीएस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और सारे सेक्शन को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस के साथ देखने वाले हैं। तो PYQ जो है पूरा हम आपका कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट कम से कम 4-5 साल का PYQ आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे आपको एक क्लियरली दिख पाए कि आखिर आज तक प्रश्न कैसे बनाए हैं, ताकि जब भी आप कोई बुक मटेरियल पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान उस चीज पे केंद्रित हो। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गया। दूसरा, इसके पैरेलल में टेस्ट सीरीज हम लोग देख ही रहे हैं। ध्येय आइए से पूरा टेस्ट आपको कंप्लीट कर दिया गया है। जीएस वर्ल्ड न्यू वाला जो है उसका 3 टेस्ट आपको यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी जो भी इसका बचा हुआ कराएंगे। पीसीएस मंत्रा से 60 टेस्ट आपको कंप्लीट कर दिया गया है। जीएस वर्ल्ड जो आपका ओल्ड वाला है उससे भी 6 7 सेट किया गया था, तब ओल्ड वाले का कुछ मतलब नहीं रहा। ये न्यू वाला टेस्ट हम लोग देखेंगे। न्यू वाले टेस्ट में भी आपको 3 सेक्शनल टेस्ट, यानी एक आपका राज्य व्यवस्था का, एक भारतीय इतिहास और एक आपको ज्योग्राफी, 3 टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। तो आप सेक्शन वाइज टेस्ट भी जाके आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग रिवीजन वगैरह करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में चले जाएंगे। और पॉलिटी का रिवीजन करना है या आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, चूंकि ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं, उसका रिवीजन करना है, तो सब के लिए जो वहाँ पे लाइव सेक्शन में चले जाएंगे, वीडियो डाला हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। रीजनिंग यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो लाइव सेक्शन में चले जाएंगे। 4 से 5 घंटे में पूरे रीजनिंग जो है कराया गया है। ठीक है, उसको करने के बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब आप चीज़ जाकर रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आइए आप लोग मेरे साथ पैरेलली, आप चाहें, अगर मान लीजिए आज आपका एग्जाम हो जाता तो आप कितने तैयार थे, आप एक बार जो है अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें केवल करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बस देखेंगे कि आखिर जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है आपका YCT पब्लिकेशन का है, विथ जो है कंपटीशन टाइम्स का है। तो ये पुनर्परीक्षा जो आपका हुआ था प्रीलिम्स वाला, ठीक है, ये 20/9/2020 को हुआ था और उसी का ये पेपर है। ठीक है, चलिए, बाकी जो है किन्हीं लोगों का कमेंट था कि साइट जो है, साइट यूपीपीसीएस का जो है अभी स्लो चल रहा है, OTR स्पेशली करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसे में आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि आप लोग नाइट टाइम में, यदि आपके पास अवेलेबिलिटी है, लैपटॉप वगैरह है, तो आप लोग नाइट में जनरली करने की कोशिश करें, तो OTR आपका पॉसिबल है कि हो जाएगा। उसके बाद भी आपको काफ़ी समय लगा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है साइट में प्रॉब्लम आ रहा है कुछ दिनों से। ठीक है, चलिए, और बाकी इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट लिख दें। चलिए, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे इतिहास सेक्शन से है, और इतिहास में भी सबसे पहले यहाँ पे देखिए मध्यकालीन मेडाइवल इंडिया से आपको क्या क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक? ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, तो 140 प्रश्न आप चाहे तो नंबरिंग कर ले, OMR सीट ले ले और एक एक पैरेलल में आंसर कर दे। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुबारक खिलजी। ठीक है, ये मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा जो है इनके द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी यहाँ पे दिया है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। ये सिहाबुद्दीन उमर की हत्या किया था, जो सल्तनत काल में ऐसा करने वाला एकमात्र शासक था। मुबारक खिलजी की उपाधि अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लाह, खलीफुतुल्लाह, ये सब इसको उपाधि मिला था। इसका कार्यकाल जो है देखे तो 1316 से 1320 तक रहा था। इसे नग्न स्त्री पुरुषों के संगत पसंद थी, इसी कारण वो कभी कभी दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। ठीक, मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया बाजार नियंत्रण को भी समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसका उपाधि वगैरह ध्यान रखेंगे, कार्यकाल भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे, पूछने का चांसेस है बहुत ही कम है। ठीक है, इतना बात बस ध्यान रखेंगे कि मुबारक खिलजी जो है दिल्ली का ऐसा सुल्तान हुआ था
जो आपका खलीफा जो है अपने आप को घोषित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मुगल साम्राज्य से आपका प्रश्न पूछा गया अगला, और इसमें बताना है कि निम्नलिखित युद्धों को विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीक्वेंस लगाना है कि आखिर कौन कब युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो इस प्रश्न को आप लोग हल करें। हल कर लिए होंगे आप लोग। देखिए, कनौज का युद्ध है, चंदेरी है, तालीकोटा है, चौसा का युद्ध है। ठीक है, कनौज का युद्ध जो है आपका 1540 में हुआ था। इसके अलावा देखिए चंदेरी युद्ध, चंदेरी का युद्ध आपको 1528 में। तालीकोटा का युद्ध जो है ये 1565 में, और चौसा का युद्ध आपका ये 1539 में। ठीक है, तब यहाँ पे आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में, तो पहले 2 हो जाएगा। इसके बाद देखें तो आपका ये बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका ये बैटल ऑफ कनौज हो जाएगा 1, और इसके बाद ये 3। ठीक है, तो ये आप लोग जो लोग किए होंगे बिल्कुल सही है। 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन में देखें अगर, तो ऑप्शन आपका बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी है, यानी आप याद कर लेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए चौसा 1528 में हुआ था, सॉरी चंदेरी। चौसा 1539 में, कनौज 1540 में, तालीकोटा 1565 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो देखिए एक जो है सल्तनत काल से हो गया, एक आपका मुगल काल से हो गया। तो जनरली अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में मेडाइवल इंडिया से ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। ठीक है, इब्राहिम गारदी, हकीम शूर, टार्डी बेग या मोहम्मद लोधी। महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना में सेनापति कौन था, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हकीम सूर। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को पता ही है 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, महाराणा प्रताप और एक तरफ थे मुगल, और मुगल में भी मुगल सेनापति मान सिंह आसफ शाह लड़ रहे थे। ठीक है, तो एक मान सिंह और एक आसफ खां के द्वारा लड़ा जा रहा था, ठीक है, अकबर की तरफ से, जबकि एक तरफ से महाराणा प्रताप थे। और इनके अलावा देखिएगा तो एक जो है हकीम खान, हकीम खान इनके ओर से लड़ रहे थे, साथ साथ इनका भी लोग और अभी कुछ लोग सपोर्ट किए थे। चलिए तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे 1576 में युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति एक तरफ मान सिंह, आसफ खां। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना में देखिए अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों, अफगान की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, हकीम खान सूर के द्वारा जो है लड़ा जा रहा था। देखिए महाराणा प्रताप के जो सेना में भील की भी एक छोटी टुकड़ी शामिल थी, भील जो जाति थे इनके भी शामिल थी। ये राणा के मुगलों के साथ आमने सामने जो है आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा जो है छपमार युद्ध का सहारा लिए थे। तो छपमार युद्ध जो है युद्ध का पद्धति होता था। तो ये जो है 3 प्रश्न हो गया आपका। अभी एक अगला प्रश्न देखिए, ये मिसलेनियस से प्रश्न आपको है, रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद था, रजनामा। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, आज तक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। महाभारत का ही फारसी अनुवाद क्या था आपका, रजनामा था। ठीक है, तो देखिए रजनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद था। मुगल बादशाह अकबर के समय ये कराया गया था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि आप बताइए कि रजनामा का जो है फारसी में अनुवाद किन के समय कराया गया था, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, अकबर के समय। महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूं, नकीब खां, फैजी, ये सब लोग का सम्मिलित प्रयास था। तो ये जो फारसी अनुवाद किया गया था इसमें बदायूनी हो गया, और बदायूनी के बाद आपका फैजी और नकीब खां ये लोग मिलके इसका अनुवाद किए थे। अब देखिए ये हो गया आपका मेडाइबल से प्रश्न। अब आधुनिक भारत से प्रश्न देखते हैं। तो इसमें मुगल साम्राज्य का पतन जो एक टॉपिक है, और यूरोपीय का आगमन, यहाँ से एक प्रश्न है। और इसमें देखेंगे तो आपका देखिए प्रश्न क्या है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण के संदर्भ में बताना है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपको सही है। ठीक है, तो चलिए अगले पेज में इसका ऑप्शन दिखेगा। देखिए पहला है कि बंगाल विजय के अपार धन और जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों का बेहतर नौसैनिक। देखिए क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था कि बताइए कि भारत में जो है अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों का असफलता का क्या कारण था। आखिर अंग्रेज सफल हो गए थे, क्यों हो गए, फ्रांसीसी असफल क्यों होंगे, जबकि फ्रांसीसी भी काफी ज्यादा शक्तिशाली थे।
तो पहला दिया है कि बंगाल विजय में अपार धन मिला इनको, जन जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों का बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। देखिए बंगाल जो लड़ाई हुई थी पलासी, तो उसके बाद आपको पता है कि बक्सर भी हुआ, ठीक है। तो ये सब जो युद्ध जो है अंग्रेजों को काफी मजबूत कर दिया था। तो अपार धन बंगाल से इनको संचय हो रहा था, उसी धन का इस्तेमाल करके भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र में अभियान कर रहे थे, ठीक है। और अंग्रेजों की जो नौसैनिक ताकत थी वो बेहतर थी। दूसरी बात, फ्रांसीसी जो कंपनी थी कैसी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, तो निर्णय लेने का जो क्षमता था उनके अंदर था नहीं, एट ए टाइम सारा निर्णय ले ले, तो ये भी जो है उनके पतन का एक कारण था। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 6। टॉपिक भी आप देख सकते हैं क्लियरली, ये इसका खूबसूरत बात है कि आपको टॉपिक भी यहाँ पे बता दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यही है आपको, ये सामाजिक सांस्कृतिक जन जागृति निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन और अन्य जन आंदोलन से है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ईयर पूछा गया है, कब क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। चलिए, पहला है रामपा विद्रोह, दूसरा है पावना कृषक विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह। ये कब कब हुआ था आपको बताना है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। रामपा विद्रोह, रामपा विद्रोह जो है 1879 से 80 में, तो एक था आपको 2 बन जाएगा। पावना कृषक विद्रोह, ये देखेंगे तो पावना 1873 से 76 में, ये 4 हो जाएगा। बंगाल नील विद्रोह, ये आपका 1859 से 60 में। और नेक्स्ट है आपका जयंतिया विद्रोह, तो ये जयंतिया विद्रोह जो आपका हुआ था 1860 से 63 में, ठीक है। अब आपको याद नहीं होगा, याद कर लेंगे। देखिए रामपा विद्रोह जो हुआ था 1879 से 80 में, पावना जो है कृषक विद्रोह ये 1873 से 76 में, बंगाल जो नील आंदोलन 1800 आपको 59 से 60 में, और जयंतिया का विद्रोह आपको हुआ था। तो इस तरह से 2 4 1 3 और 2 4 1 3 ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन भी है, ठीक है। रामपा विद्रोह, आपका रामपा का विद्रोह हो गया आपका 1879 से 80 में, पावना कृषक विद्रोह हो गया 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, जयंतिया के विद्रोह 1860 से 63, ठीक है। अब देखिए आपको अगर पीडीएफ वगैरह जो है इस सब कंटेंट का डाउनलोड करना है, जो भी कराया जाता है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेंगे। अभी तक लगभग जो भी टेस्ट हुए हैं, अभी जीएस वर्ल्ड का लेटेस्ट 1 2 छोड़ के सारा जो है आपको अपलोड कर दिया गया, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, दोबारा एक बार चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से बना के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे टॉपिक है आपका प्रमुख संस्थाएं, संधिया, आयोग और अधिनियम। तो जो भी संस्थाएं थी उस समय, जो भी संधियां हुई, जो आयोग आया, अधिनियम बना, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, लाठी क्लब, ठीक है। देखिए तो ये जो है यहाँ पे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है। सही आंसर इसका आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है आपको ये लाठी क्लब का स्थापना किया गया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड फैक्ट जो है 1856 में जो है महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये लोकमान्य का उपाधि भी इनको दिया गया था, ये भी बात आप सभी को पता होगा। और इन्हीं के प्रयास से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज का स्थापना भी किया गया था, ठीक है। तिलक ने जनमत को जागृत करने के लिए केसरी, लोगों को जगाने के लिए केसरी, ठीक है, पत्रिका, और मराठा, ये अंग्रेजी था और ये मराठी में छपता था, समाचार पत्र का आरंभ किया गया। अब देखिए ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए केसरी किस भाषा में छपता था, आप बताएंगे मराठी में। मराठा किस में छपता था, तो अंग्रेजी में छपता था। तिलक जो है मांडले जेल में रहते हुए मराठी में गीता पे टीका भी लिखे थे, गीता रहस्य के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, तो गीता रहस्य भी इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये सब फैक्ट जो है आपसे पूछा जा सकता है। तिलक ने जनता को संगठित करने के लिए, धार्मिक मनोभाव उभारने के लिए, ठीक है, इसी वजह से उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव भी मनाया था। तो गणपति उत्सव इनके द्वारा शुरू किया गया था, शिवाजी उत्सव शुरू किया गया था। तिलक क्लब बनाया गया था, समितियां, लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब, ये सब इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इस सारा फैक्ट को एक नज़र में ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या आपको 8। देखिए यहाँ पे मैच करना है, एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से, देखिए। चलिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा सारे लोगों को। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए इंडियन एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, बम्बई प्रेसिडेंसी है और मद्रास महाजन सभा है।
ठीक है, देखिए इंडियन एसोसिएशन आप लोग कर लिए होंगे, इंडियन एसोसिएशन से कौन जुड़े हुए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो 2 बनेगा। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो इससे महादेव गोविंद रनाडे, 3 बन जाएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से बात करें तो फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, तो ये 4 हो गया। और लास्ट यहाँ बचा मद्रास महाजन सभा, तो ये फी आनंद चार्लू। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन देखिए 2 3 4 1, और 2 3 4 1 ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, विच ऑफ फ्लोइंग इज ए नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, एक तरफ व्यक्ति है। तो देखिए एक टॉपिक हम लोग देख रहे हैं जहां से 2 3 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर कर ही लेना होगा। ठीक है, देखिए तो इसमें एक तरफ संगठन दिया है और एक तरफ व्यक्ति दिया है, कौन सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन डेरिजियो, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुल्ले, थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, यूनाइटेड इंडियन जो है पेट्रियाट एसोसिएशन सैयद अहमद खां। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए यंग जो आपका बंगाल आंदोलन था ये डेरिजियो का ही था। बहिष्कृत जो हितकारिणी सभा था ये भीमराव अंबेडकर का, ना कि जो है ज्योतिबा फुल्ले का, ये गलत हो जाएगा। बाकी थियोसोफिकल जो है कर्नल अलकाट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन अहमद खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका मॉडर्न इंडिया, चूंकि हम लोग मॉडर्न इंडिया का प्रश्न अभी देख रहे हैं, और इसमें अगला टॉपिक है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो फैक्चुअल सा प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे इंपीरियल जो है गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? हु वाज द कंपाइलर ऑफ द इंपीरियल गजेटियर? तो यहाँ पे देखिए कोलिन क्लर्क है, विलियम विल्सन हंटर है, चार्ल्स इलियट है, विलियम डिगली। ठीक है, डिगली, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विलियम विल्सन हंटर, इंपीरियल गजेटियर के। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे विलियम जो है विल्सन हंटर उच्च कोटि के शिक्षाविद, ग्रंथकार, सांख्यिकी जो है विज्ञ थे। इन्होंने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण के प्रबंधन भी किया, और 75 से लेकर 1875 से 77 में बंगाल का सांख्यिकी विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया। इनके साथ ही उन्होंने 23 खंडों वाली इंपीरियल गजेटियर ऑफ द इंडिया का प्रकाशन इन्हीं के द्वारा जो है आपको किया गया। इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर आयोग का गठन भी किया गया था। ठीक है, तो जो विलियम विल्सन हंटर थे इन्हीं की अध्यक्षता में 1882-83 में हंटर आयोग भी बनाया गया था। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, कि विलियम जो है आपको विल्किंसन हंटर के द्वारा इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया जो है पुस्तक का प्रकाशन किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। तो हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं अभी। देखिए अगला है स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? इसमें पूछा गया है रशीद अली, शाहनवाज, पीके सहगल या बीसी दत्त, कौन इसमें जुड़े हुए नहीं थे? देखिए रशीद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, इसमें बीसी जो है दत्ता ये नहीं जुड़े हुए थे आईएनए से, इंडियन नेशनल आर्मी से, तो ये आपका सही हो जाएगा। आईएनए की अगर बात करेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी की अगर बात करें, तो ये जो है आपका संस्था 1942 में, ठीक है 1942 में इसका गठन किया गया मोहन सिंह के द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। बाद में देखेंगे तो इसमें सुभाष चंद्र बोस 1943 में इसमें आ जाते हैं और आज़ाद हिंद फौज को रन करते हैं, लेकिन स्थापना इन्हीं के द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका गठन कब किया जा रहा है? 1942 में, किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह भाकना के द्वारा। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, जिसमें जापान के जो है मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक को शामिल किया गया था। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का कमान किसके हाथ में दे दिया? तो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दिया गया। ये बात ध्यान रखेंगे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज में रशीद अली थे, इनका नाम ध्यान रखेंगे। रशीद अली, शहनवाज, पीके सहगल, गुरुबख्श सिंह, ये सब लोग जुड़े थे। बीसी दत्त का संबंध जो है रायल नेवी, जो रायल नेवी विद्रोह हुआ था उससे था, बीसी दत्त। अगला देखिए
अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको आप लोग सॉल्व करें। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, कांग्रेस एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो है, ठीक है, तो सबसे पहला बात अगर 1942 के बारे में करेंगे, देखिए इसमें कोई ऑप्शन जो है ठीक ठाक दिख नहीं रहा है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे तो सबसे पहला दिया है कि इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो इन लोगों को गिरफ्तार गिरफ्तार जो कर लिया गया था, सारे नेता जितने भी थे, ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नेतृत्व जो है जो लोग बाहर रहेंगे वही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंदोलन के साथ ही कर लिया गया था, ठीक है। तो एक से ज़्यादा इसमें आपको गलत कथन दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्टार जो है दिया गया है। देखिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को तो हुआ था, यह आंदोलन अहिंसक नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यह एक अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले सप्ताह में 250 से अधिक रेलवे स्टेशन नष्ट, 150 थाने पे हमला हुआ था। अत्याधिक आंदोलन के पूर्व महात्मा गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को देखे गिरफ्तार कर लेने के कारण यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त बन गया था। तो ये बात सही है। आंदोलन शुरू होने होते ही कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा असंवैधानिक घोषित भी कर दिया गया था, ठीक है। तो ए सी दोनों यहाँ पे सही नहीं है। देखिए एक से ज्यादा हम बता रहे थे, स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा डाउट बन गया था, ठीक है। तो देखिए एक से ज़्यादा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, पहला ही आपको गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे में जो है, ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे ऑप्शन क्या करेंगे, देखिए ए और सी दोनों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक आध प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऐसे ऐसे कभी प्रश्न दिखे तो ये आपको बोनस मार्क्स मिल जाता है, एक क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और इसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है, कर सकते हैं। अब अगले पेज में इसका ऑप्शन दिखेगा। ऐसे देखिए यहाँ पे क्रिस्प प्रस्ताव है, अगस्त है, वेवल योजना है, सीआर फार्मूला है। देखिए क्रिस्प प्रस्ताव की बात करें तो क्रिस्प प्रस्ताव आया था आपका 1942 में, और उसके बाद ही आपको भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या दिया था कि निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे क्रिस्प प्रस्ताव था आपका, क्रिस्प प्रस्ताव 1942 में, ठीक है। फिर देखिए अगस्त प्रस्ताव है आपका, तो ये अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में आया था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा वेवल योजना है, वेवल योजना आपका 1945 में आया था, ठीक है। थोड़ा नॉइज गया होगा, इसको आप लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। सीआर फार्मूला, तो सीआर फार्मूला वाला प्लान आपका 1944 में, ठीक है। अब आप लोग सीक्वेंस लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, 2 हो जाता, फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन हो जाता 2 1, और इसके बाद नेक्स्ट हो जाता 4, और उसके बाद आपका 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, यही सही हो जाता। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, सीआर फार्मूला 1944 में, बेबल जो है प्लान आपका आया था ये 1945 में। अब कुछ मिसलेनियस प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये विविध प्रश्न है यहाँ पे। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पे बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। देखिए स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
तो ये स्टेटमेंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही है। ठीक है, और विद्यासागर के बारे में आप सभी को पता ही होगा। देखिए, विद्यासागर जो 19वीं सदी में बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक, काफी बड़ा नाम आता है इनका, लेखक और परोपकारी व्यक्ति भी थे। इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन के विद्वान होने के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। इनके प्रयास से ही क्या किया गया था, आपका विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह कानून जो है 1856 में पारित किया गया था, किनके प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। इनके ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि इस धरती पे बहुत काम किया जाना है, ये इन्हीं का स्टेटमेंट था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें, चलिए जूम इन थोड़ा कर लेते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। अब इसको आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए आंसर कीजिए, आप लोग ऑप्शन दिख ही रहा होगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है क्लाइव का पुनः भारत आना। तो क्लाइव पुनः भारत 1765 में। ये इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि आपको 1765 में ही हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपका बक्सर, बक्सर तो 1764 में हुआ था इसमें। और वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर थे आपको 1773 में। ठीक है, देखिए, तो ये जो आपका सीक्वेंस यहाँ पे लगाना है, इसका सीक्वेंस लगाते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले इसमें अगर घटना कोई होती है तो 1700 जो है आपका 64, सबसे पहले बक्सर का लड़ाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बक्सर का लड़ाई ऑप्शन नंबर में आपका 3 में है, तो 3 तो आपको सबसे पहले हो जाएगा। या देखिए, सी और डी तो आप एलिमिनेट कर दिए, 3 जो है बी और ए में दोनों में पहले है। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट में कौन सा घटना आएगा आपको। ठीक है, तो सबसे लास्ट में देखेंगे तो ये वारेन हेस्टिंग का गवर्नर ही बनना, यानी ये 4 नंबर वाला। तो देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें घटना जो घटित हुआ था आपका, ये क्लाइव का पुनः भारत आना। चूंकि ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी इससे बाद ही हुई थी। ठीक है, ये शायद आपका अगस्त के आसपास हुआ था, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दिया है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको मैच करना है। एक इलाहाबाद की संधि है, अभी हम लोग देखें इलाहाबाद की संधि। ठीक है, एक्सला सैपल की संधि है, वर्दनासे द्वारा मद्रास पे अधिकार है, डुप्ले को पद से हटाने की बात की गई है। ठीक है, देखिए, चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए ऑप्शन ये दिया हुआ है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे इलाहाबाद की संधि है, तो इलाहाबाद की संधि तो आपको पता ही है 1765 में हुआ था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, एक का तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्सला सैपल की संधि की अगर बात करेंगे तो ये 1700 आपको 46 से युद्ध हुआ था, 48 में समाप्त हुआ था, तो 1748 यानी ये आपका 3 हो जाएगा। फिर आपको ला बुर्दनासे द्वारा जो है मद्रास पे आपका अधिकार करना, तो ये जो है 1746 में। और लास्ट में डुप्ले को पद से हटाने की घटना हुई थी 1754 में। ठीक है, ये देखिए 1954 दिया है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ हो गया है यहाँ पे आपका 1754 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 4 3 2 1 होना चाहिए, और 4 3 2 1 जो है ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप। अगला प्रश्न है आपका, ये निम्नलिखित घटनाओं को उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, आपको बताना है, एक सीक्वेंस पर लगाना है कौन घटना कब घटित हुई। एक है गांधी इरविन के बीच समझौता है, पूना पैक्ट है आपका, पूर्ण जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट की अगर बात करेंगे तो ये जो है 1931 में हुआ था। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट आपका 1932 में।
अगला है आपको पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा। ये जो है पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कि पूर्ण रूप से हम लोग अब स्वतंत्रता लेंगे, 1929 में डिसाइड किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो आपको हो जाएगा 1930। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस बना सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले घटना जो घटित हो रही है, ठीक है, 3 हो जाएगा इसमें, और इसके बाद 1, फिर 2, नहीं 3 के बाद हो जाएगा 4, 3 के बाद 4, फिर 1 और 2। ठीक है, तो ऑप्शन तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, 3 4 1 2 ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अच्छा, सही सुमेलित कौन सा है बताना है। सहकारिता आंदोलन एम के गांधी के द्वारा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर के द्वारा, अधिक अन्य जो है उपजाऊ अभियान जेल नेहरू के द्वारा, सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे के द्वारा। इसमें कौन सही है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये जो इटावा प्रोजेक्ट है ये 1947 में इसका कल्पना किया गया था, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अल्बर्ट मायर ही थे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अधिनियम है और एक तरफ वर्ष है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में, विस्फोटक पदार्थ का अधिनियम 1908 में, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में, समाचार पत्र ये जो है 1908 में। ये बताना है कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है। देखिए तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राजद्रोही सभाओं पे रोकने का अधिनियम जो है आपको ये 1908 में नहीं, जब ये 1907 में आपको लाया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे ठीक ठाक है। चाहे समाचार पत्र अधिनियम की बात करें, प्रेस समाचार पत्र अधिनियम जो है आपका, इसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम है। ठीक है, ये 1908 सही ही है। भारतीय फौजदारी कानून ये भी सही है। ये समाचार पत्र जो है आपका, समाचार पत्र अधिनियम जो है ये भी सही है आपका। ठीक है, 1908 ही होगा, सही है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है आपका नेक्स्ट होगा 20। अब देखिए 19 प्रश्न यहाँ पे टोटल आपको पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपको हिस्ट्री से है। ठीक है, 19 में भी हम लोग क्या देखें कि 3 से 4 प्रश्न आपको मेडाइवल इंडिया वगैरह से थे। ठीक है, एनिसेंट से यहाँ पे एक भी प्रश्न आपका नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला सेक्शन है अपना, ये है भूगोल का। ठीक है, देखिए भूगोल से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं, किस किस टॉपिक से बनाए गए हैं, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, प्रश्न देख लेना और टॉपिक देख लेना बहुत जरूरी है। अब भौतिक संरचना, अफवाह तंत्र और मानव भूगोल, ऐसे देखिए जीएस तो एक अथाह सागर है, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको कम लगेगा। तो इसमें एक आप बाउंड्री लाइन नहीं बनाते हैं तो फिर आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा जो है अगर बात करें तो तटरेखा भारत का लगभग देखेंगे तो 9 राज्य जो है तटीय राज्य हैं। इसमें सबसे ज्यादा लंबा वाला पूछा है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिल और केरल। तो यहाँ पे गुजरात ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बी ही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये गुजरात हो जाएगा। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी जो है समुद्र तटरेखा है। और इसके बाद देखें तो मात्रा के हिसाब से कांडला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश तटीय रेखा की लंबाई 974 है, कुल लंबाई में दूसरी नंबर पे आपको आ जाएगा, और तीसरा नंबर पे यहाँ पे तमिलनाडु को दिया था, पहला याद रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे, आप लोग कमेंट करके लिखेंगे, सबसे ज़्यादा कम जो है, सबसे कम तटीय रेखा लंबाई वाला राज्य कौन है। आप लोग कमेंट करके लिखेंगे भारत का सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य का लंबाई। अगले देखिए, निम्नलिखित में से शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। कोयला सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं ये पूछा गया है। तो ये धारवाड़ समूह है, गोंडवाना समूह, विंध्यन या तर्शियरी समूह है। सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, आप लोग सही किए होंगे, गोंडवाना समूह। ठीक है, लगभग जो है देखें तो भारत में लगभग 98%। ठीक है, गोंडवाना क्रम से चट्टान से ही हम लोग कोयला वगैरह प्राप्त करते हैं। भारत में आपको कोयला का ब्रांड पता ही है, एंथ्रासाइट यहाँ पे ज़्यादातर मिलता नहीं है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला ज़्यादातर यहाँ पे पाया जाता है। और सबसे अच्छा कोयला का बात करें
तो आपका बात किए थे इसके ऊपर ऑलरेडी हम दूसरे टेस्ट में। एंथ्रासाइट सबसे जिसमें कार्बन का मात्रा जितना ज़्यादा वो कोयला उतना बेहतर, ठीक है। तो बिटुमिनस भारत में ज़्यादा पाया जाता है, वो भी गोंडवाना समूह में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। वर्तमान में भारत में कोयला जो है दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, ये सब नदी घाटी में आपको पाई जाती है। अगला है प्रश्न संख्या 22। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में से जरवा जनजाति का निवास स्थान कौन सा है। जरवा जनजाति जो है आपको कहाँ पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार। देखिए जरवा जो है अंडमान निकोबार में, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जनजाति वगैरह थोड़ा सा देखिए पूछा जाता है आपसे। जरवा जो है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख जनजाति है। जरवा के लोग जो है त्वचा का रंग काला, कद छोटा होता है। अंडमान निकोबार की कुछ अन्य जनजाति है, जैसे देखिए ओंगे है, ठीक है। ओंगे के बाद देखेंगे तो सोपेज है यहाँ पे, ठीक है। आप उसके बाद सेंटलीज है, ठीक। चलिए ये देखिए 1900 जो है आपको 79 में ट्राइबल रिजर्व एरिया भी घोषित किया गया, ठीक है, जरवा जनजाति जहाँ पर रहती है उसको। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न संख्या आपका 23, आसान सा प्रश्न है। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मिजोरम है। कर्क रेखा यानी आपको 23.5 डिग्री लाइन की बात की जा रही है, ठीक है। ये जैसे आपका ग्लोब हो गया, ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री लाइन हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री है आपका नॉर्थ, ये कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये 23.5 डिग्री साउथ आपको ये मकर। तो कर्क रेखा भारत में अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूछा है किससे नहीं गुजरता है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, यहाँ मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। मणिपुर से ही होके नहीं गुजरता है, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हैं पहले, ठीक है। देखिए 8 राज्य में एक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर ये गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात ये फैक्चुअल सा प्रश्न है, ये जो है इंद्रावती नदी पे है, तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, ठीक है। देखिए चित्रकूट जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई भी आपको कितनी है, तो 90 फीट है, ठीक है। घोड़े के नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न आपका 25। देखिए लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और बाकी आर ओ के लिए बहुत सारा कंटेंट, खूब सारा प्रैक्टिस कराने वाले हैं हम, तो आप लोग लेक्चर को जो अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ठीक है। और भी मार्केट में जो भी बेहतर बेहतर कंटेंट होगा जो आपके लिए ज़रूरी होगा हम करेंगे। बाकी आपको सब्जेक्ट वगैरह का रिवीजन करना है तो आप लोग कमेंट वगैरह में भी लिख सकते हैं। हम लोग लाइव मैराथन क्लास के माध्यम से पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी कोई डिमांड कमेंट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए कुमायूं हिमालय जो है निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है। देखिए इसलिए मैं ये बात बोल रहा था कि मेरे पास ऐसा कोई प्रॉपर टीम नहीं है, ठीक है। मैं बस लेक्चर बना रहा हूँ, अपलोड कर दे रहा हूँ। बाकी शेयर वगैरह करने का अपना कोई टीम नहीं है या कोई डिजिटल टीम नहीं है। तो यदि आप लोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचता है, तो हम भी थोड़ा इससे उत्साहित होंगे और आपके लिए और बेहतर से बेहतर जो है हम काम करेंगे, ठीक है। बाकी अपने पास कोई कंटेंट राइटर का टीम नहीं है, नहीं कंटेंट तो अपने पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन एक कंटेंट राइटिंग का कोई टीम नहीं है, ठीक है। तो जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा इस चैनल पे हम काम करते रहेंगे आप सभी के लिए। हमारा मकसद ही है कि क्वालिटी एजुकेशन को अब जो है उससे कोई वंचित ना रहे, तो हमारा एक सार्थक प्रयास आप सभी के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए, तो कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से जो है किन नदियों के बीच स्थित है, ये पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सिंधु, सतलज, ये हिमालय नदियों के आधार पर जो बांटा गया उसी से एक प्रश्न है, तो आप आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सतलज और काली नदी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालय क्षेत्र को जो है 4 प्रमुख जो है प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। घाटियों के आधार पर जो है एक पश्चिम और पूर्व में विभाजित किया गया है। उसमें देखेंगे तो एक पंजाब हिमालय है, पहला क्या है पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज नदी के मध्य। तो आपसे पूछा जाता अगर मान लीजिए पंजाब हिमालय, आप आंसर क्या करते, सिंधु से सतलज नदी के बीच वाला क्षेत्र, जब मध्य वाला भाग जो हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो सिंधु से सतलज हो गया पंजाब, कुमायूं हिमालय, सतलज काली नदी हो गया, यही पूछा गया था, ठीक है। नेपाल हिमालय पूछा जाता,
तो ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, नेपाल हिमालय, ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। असम ये तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, ठीक है, तो असम हो जाएगा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, ये प्रश्न संख्या 25 हो गया। तो सारा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रयास करेंगे कि आपका सारा प्रश्न हम करा दें यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अब ये भी प्रश्न हम टेस्ट सीरीज में कर चुके हैं, ठीक है। माही, चंबल, नर्मदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये माही नदी जो है मध्य प्रदेश से आपको निकलती है, ठीक है, और ये जो है कर्क रेखा को आपको 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन 2 बार काटती है? ऑलरेडी कर चुके हैं आप लोग, एक बार कमेंट करके लिखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, ज्योग्राफी में आपका जो अगला टॉपिक बनता है, जहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना और कृषि। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? भारत में मानसून की उत्पत्ति, ठीक है। देखिए तो भारतीय मानसून जो है जनरली देखने को मिलेगा आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से, ठीक है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट विंड की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी पवन के द्वारा ये जो है जून से सितंबर के बीच आता है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है आपको नील जो है नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है, ठीक है। ब्लू जो है रेवोल्यूशन, तो ब्लू रेवोल्यूशन आपको पता है मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। बाकी आपको पता है यहाँ पे, ठीक है, दुग्ध उत्पादन है, यहाँ पे दुग्ध उत्पादन से संबंधित नहीं है, ठीक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और यहाँ पे ये तिलहन उत्पादन ये पीली क्रांति हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और ऑप्शन बचा, खाद्यान्न उत्पादन, इससे पूछता तो आप लोग यहाँ पे क्या करते, ठीक, तो ये हरित क्रांति करते हैं, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन। अगला प्रश्न है आपको, ये प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे बनी है? अब ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आज तक। ये झेलम नदी पे आपकी तुलबुल जो है परियोजना बनी है, कश्मीर के बारामूला जिला में, ठीक है। और ये परियोजना जो है 1985 में इसका शुरुआत किया गया था तुलबुल परियोजना का, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा डेट को भी ध्यान रखेंगे, ईयर को, तो 1985 में शुरू किया गया। अब तुलबुल परियोजना कहाँ की है? तो ये जम्मू कश्मीर की है, ठीक है, कश्मीर में बारामूला, बारामूला जिले में झेलम नदी पे बनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और नीचे के कोड के हेल्प से बताइए और बताना है कि कौन सा इसमें सही है। रिहांद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पे है, हीराकुंड बांध महानदी पे है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संयुक्त उपक्रम है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पे है। तो यहाँ पे पूछा है कौन करेक्ट है, ठीक है, आप आंसर कर लिए होंगे। देखिए हीराकुंड बांध जो है महानदी पे ही है, बिल्कुल ही सही है। रिहांद बांध सोन नदी की सहायक नदी पे है, बिल्कुल सही है। ये तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, और मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी की बराकर पे है, बिल्कुल सारा ही सही है, तो ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न था एक। अगला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है यहाँ पे, अगला टॉपिक यहाँ पे है खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग और व्यापार, ठीक है। तो इसे देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया था? पहला ये आर्टिफिशियल जो है आपको पूछा जा रहा है कि बताइए, फर्स्ट जो है सिंथेसिस रबर प्लांट, तो ये जो है बिल्कुल इफेक्चुअल आंसर आप लोग कर लिए होंगे, पानीपत में लगाया गया था। देश का पहला जो है कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ पे? तो हरियाणा के पानीपत में लगाया गया था। ये 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बीरप्पा मोइली के द्वारा, ठीक है। ये संयंत्र भारत सिंथेटिक रबर लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 32।
देखिए अगला प्रश्न था, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला यानी सबसे बिगेस्ट जो है रिफाइनरी कहाँ पे है? तो ये जामनगर में ही है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो है ये गैर सरकारी रिलायंस इंडस्ट्री का रिफाइनरी है, गुजरात राज्य में स्थित है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या आपको 33। चलिए इस थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन भी आप सभी को दिख ही रहा होगा। देखिए एक तरफ दिया है यहाँ पे गुरु महिषिनी, तालचीर, जादूगोड़ा और जावर। ये सब जो यहाँ पे खनन क्षेत्र है और कौन कौन सा मिनरल यहाँ से निकाला जाता है। ये देखिए सबसे पहले गुरु महिषानी। गुरु महिषानी में लौह एस्क जो है खनिज, तो एक में 3 हो जाएगा। तलचीर, तलचीर जो है आपका यहाँ से कोयला, कोयला ऑप्शन में है, 4 में है। जादूगुड़ा, ठीक है, यहाँ से यूरेनियम, और लास्ट में बचा जावर, ये क्षेत्र जस्ता। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन सी में है। ठीक है, अब अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं। अगला जो है आपका ये विश्व का भूगोल है। ठीक है, तो ये हम लोग भारत का भूगोल देख रहे थे, उसमें भी सब टॉपिक हम लोग देखे कौन कौन से टॉपिक से इसमें प्रश्न बनाए गए हैं। देखिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, एक टॉपिक वाइज देख लेना, जिसे टॉपिक भी आपको दिख रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले वायुमंडल से एक प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह पर कौन सी होती है? ये तो आपको पता ही है कि वायुमंडल में जो है आपका क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, ओजोन हो गया, आयन हो गया और बहिर्मंडल। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये आपकी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी पे सबसे नजदीक जो आपका पाया जाता है ये क्षोभ मंडल हो गया, पहला वाला लेयर मान लीजिए क्षोभ मंडल का हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपका समताप मंडल आ जाएगा। ठीक है, ओजोन मंडल, ठीक है, आयन मंडल और बाह्य मंडल हो जाएगा। ये बीच वाला को जो है मध्य मंडल भी नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पूछा गया था कि लंबवत संरचना में सबसे निचली, तो आप तो बता सकते हैं सबसे निचली पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्षोभ मंडल ही हो जाएगा, इसमें कोई शक है नहीं। क्षोभ मंडल ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर को ही सबसे निचली में पूछ रहा था, सबसे पहले तो क्षोभ मंडल ही आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक भूगोल से आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है और लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान है, उसका कारागड्डा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए, यूक्रेन का किरवाय राग क्षेत्र, जर्मनी का नारमंडी, फ्रांस का फिरनीज। देखिए ये पिरनीज जो है आपका, ये तो फ्रांस का है तो सही है। ये नारमंडी क्षेत्र ये आपका जर्मनी का नहीं, ये भी फ्रांस का ही है। जैसे में गलत हो गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, देखिए कजाकिस्तान का जो है कारा गड़ा क्षेत्र, यूक्रेन का किरवा राग है, फ्रांस का नारमडी और फ्रांस का ही पिरनीज हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। चलिए जूम इन कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताएं। औद्योगिक प्रदेश इटली को बोलते हैं, रूर औद्योगिक जर्मनी को, ब्रिस्टल औद्योगिक फ्रांस को, या सैक्सोनी जो है आपका औद्योगिक क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम को। सही उत्तर देखें यहाँ पे, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कौन सही सुमेलित है, तो रूर औद्योगिक प्रदेश जो है जर्मनी को ही बोला जाता है आपको। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। लारेन औद्योगिक प्रदेश जो है इटली को नहीं, किसको? फ्रांस को बोला जाता है। ठीक है, आपको फ्रांस को बोला जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ब्रिस्टल औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश जो है यूनाइटेड किंगडम में, तो ये फ्रांस दिया था तो ये गलत हो जाता है, ये यूनाइटेड किंगडम हो जाता। ठीक है, सैक्सोनिक्स जो है औद्योगिक क्षेत्र, ये जो है जर्मनी। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एक नज़र में। ठीक है, हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ दिया जाए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं डायरेक्टली बता दूं 20% तक एटलीस्ट जो है मिनिमम मिनिमम जो है आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि मान लीजिए ये पूछा गया है, अब इसके जगह पे जो है ऑप्शन कोई और सही हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ से। ठीक है, चलिए
तो ये प्रश्न संख्या आपका 36 हो गया। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। अभी एक आध दिन जो है लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था, ठीक है, कुछ कारण बस, लेकिन बाकी हम कंटिन्यू आप सभी के लिए काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। मानव भूगोल और मानचित्र वाली, ठीक है, इससे कुछ प्रश्न है। तो देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पे स्थित नहीं है? मैपिंग से प्रश्न है आपका, तो देखते हैं। ऐसे मैपिंग हम आपको बताए हैं, ये प्रश्न तो जो है बहुत अच्छे से हम लोग किए हैं। देखिए, तो अफ्रीका तट पे पूछा था, इसका बोत्सवाना ही यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी तट पे आपका गैबन, लाइबेरिया, अंगोला, ठीक है, बोत्सवाना अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला देखिए, जनसंख्या और नगरीकरण से प्रश्न है। तो यहाँ से प्रश्न तो आपके बनते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? नगरीकरण, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अभी लेटेस्ट जो एग्जाम आपका हुआ था 2021 वाला, वहां भी ये प्रश्न जो है देखने को मिला था, ठीक है। तो वहां पे प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया था, बाकी प्रश्न यही था, ठीक है। तो निम्नलिखित राज्यों में नगरीकरण का स्तर सबसे कम पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इन ऑप्शन में देखें, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 2011 में देखेंगे नगरीकरण सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ था? तो गोवा में। गोवा में लगभग जो है देखेंगे 62% के करीब में, गोवा में, ठीक है। इसके बाद मिजोरम, फिर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में इन सब में सबसे कम हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन में ही आपको देखना है, ठीक है, वहाँ ऑप्शन कुछ और डला हुआ था, ठीक। अच्छा, यदि मैं मान लीजिए ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश डाल देता, ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि पश्चिम बंगाल आंसर होता है या हिमाचल प्रदेश होता, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या जो है हम लोग देखते हैं 39, यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे करना है। देखिए, एक तरफ यहाँ पे दिया है देश और एक तरफ राजधानी, ठीक है। देखिए, म्यांमार, हनोई, कंबोडिया है, वियतनाम है, वियतनाम, नाम पेने, लाओस, यूगुन है। सही आंसर देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी, ठीक है, वियतनाम जो है हनोई होता है इसका, ठीक है। बाकी म्यांमार है तो म्यांमार का आपका यंगून हो जाएगा, ठीक है। कंबोडिया, कंबोडिया का आपका नाम पेने हो जाएगा। लाओस, लाओस का आपका वियतनाम हो जाएगा। वियन है ये, वियन हो जाता। अच्छा अच्छा, आपको यहाँ पे मैचिंग करना था, ठीक है, सुमेलित नहीं करना है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था चारों का चारों गलती कैसे हो गया। तो म्यांमार का यहाँ पे क्या हो जाएगा? यंगून, यंगून 4 में दिख रहा है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। कंबोडिया, कंबोडिया का आपका नाम पेना हो जाएगा। और वियतनाम, वियतनाम का आपका हनोई एक, और लाओस का जो है आपका यहाँ पे ये वीएन हो जाएगा, ठीक है। 4 3 1 2, 4 3 1 2 आप लोग किए होंगे और ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही है, ठीक है। बाकी देखते हैं प्रश्न संख्या 40। देखिए, 40 में क्या दिया है यहाँ पे? यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं ऑप्शन। देखिए, एक तरफ नदी है और एक तरफ शहर है, ठीक है। सबसे पहला है कि सत अल अरब, पराग्वे। अच्छा, ये भी मिलान ही करना है, ठीक। चलिए आप आंसर कीजिए। देखिए, सत अल अरब, ये बसरा नदी हो जाएगा, बसरा शहर हो जाएगा। ये सत अल जो है अरब आपका नदी हो गया, तो ये बसरा शहर हो जाएगा। 1 का 2। पराग्वे, पराग्वे जो है ये आपका बन जाएगा एंसियन नाइजर, नाइजर नदी आपका नियामी, और लास्ट डेन्यूब दिख रहा है, तो ये वियना हो जाएगा आपका एक। तो ये ऑप्शन देखें 2 3 4, एक ऑप्शन डी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? ठीक है, अनुसूचित जाति है, एससी की संख्या शून्य है, पूछा गया। केरला, नागालैंड, सिक्किम या असम? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड, ठीक है। देखिए, 2011 के जनगणना का रिपोर्ट है, इसमें जो है अनुसूचित जातियों की संख्या बताई गई है लगभग 20 करोड़, ठीक है। और संपूर्ण भारत के लगभग 16.6% है।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अनुसूचित जाति वाला उत्तर प्रदेश। न्यूनतम वाला पूछा जाए तो यहाँ पे मिजोरम है। लेकिन सर्वाधिक और न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य, अगर प्रतिशत वाला पूछा जाए डाटा अलग हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को समझ लें। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य, तब आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश करेंगे। अगर प्रतिशत अलग किया जाए तो पंजाब करेंगे। ठीक। अब सिंपल सा बात है, मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, पंजाब में मान लीजिए 50 लोग रहते हैं। अब पंजाब में जो है 50 में मान लीजिए 25 जो है, एज्यूम कर लेते हैं 25 लोग क्या है अनुसूचित जाति के, तो यहाँ प्रतिशत क्या निकल के आएगा? 50%। और यहाँ पे मान लीजिए कि 100 में आपको 40 लोग रह रहे हैं, तभी भी यहाँ प्रतिशत क्या निकल के आ रहा है? 40%। तो यहाँ पे देख रहे हैं संख्या कम होने के बाद भी प्रतिशत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल संख्या कम है। तो इसलिए ये थोड़ा डाटा जो है इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारा डाटा है, एक डाटा नहीं है। अगर ओवरऑल जनसंख्या में पूछा जाए उत्तर प्रदेश, कम में मिजोरम हो गया, प्रतिशत में पूछा जाए पंजाब करेंगे, कम में पूछा जाए मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अनुसूचित जाति की संख्या क्या है? 0 है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है। अनुसूचित जाति है यहाँ पे, एसटी तो लोग हैं यहाँ पे, शेड्यूल्ड ट्राइब है, लेकिन एससी नहीं है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए सारा जो है आपको सेंसस से प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना गया है? ठीक है, ग्रेट डिवाइडर जो है किसको बताया गया है, ये पूछा गया है इसमें। तो ये 1921 ही था। ऐसा 1921 में क्या हुआ था? देखिए 1901 के बाद इतिहास में सिर्फ 1911 से 31 के बीच दशक ऐसा समय था जब भारत की आबादी क्या हो गई थी? घटी थी। इसमें बढ़ने के अलावा उल्टा क्या हो गया था? घट गया था। और 1921 के बाद भारत की आबादी बढ़ती ही चली गई। तो 1921 से पहले कभी भारत की जनसंख्या बढ़ जाता था तो कभी घट जाता था। इस वजह से 1921 को क्या बता दिया गया? महान विभाजक वर्ष। 1921 के बाद देखेंगे तो ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहा है, घटा नहीं है कभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, तो हम लोग ज्योग्राफी वाला देख रहे थे, अब नेक्स्ट जो है सेक्शन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 42 तक हम लोग प्रश्न पहुंच गए। 43 देखते हैं। तो अगला आपका सेक्शन जो है ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है। उसमें पहला टॉपिक जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, भारत का संवैधानिक विकास, और इसे एक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है आपका, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। देखिए आंसर करें। यहाँ पे सही ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गवर्नमेंट एक्ट 1935। 1935 में जो है आप देखेंगे तो बहुत सारी 1935 की जो अधिनियम है उसकी कॉपी पेस्ट अपने संविधान में देखने को मिलेगा। इसमें 321 आपका धारा था, 10 अनुसूची था। ठीक है, 1935 आपका एक्ट आता है। इसमें द्वैध शासन प्रणाली जो है केंद्र में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद संघीय विषय और आरक्षित विषय में कुछ जो है अलग अलग यहाँ पे बांटा गया था। ठीक है, तो खैर यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किस अधिनियम में जो है किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 1935 ही आपका आंसर बन जाएगा। बाकी 1935 के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पे याद करने वाला है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ दिया जाए। ठीक है, 1935 का अधिनियम में कितना एक आपका ये एक था? तो ये 321 था, 10 अनुसूची था। ठीक, इसके बाद देखो प्रांतों में द्वैध शासन जो है समाप्त करने की बात की गई थी। प्रांतों में यानी प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन शुभारंभ किया गया था। ठीक है, प्रांतों में समाप्त किया गया था, बात ध्यान रखेंगे। दलित जाति, महिला, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। इसके बाद देखें भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित जो परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मताधिकार का विस्तार किया गया था, 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था। 1937 में संघीय न्यायालय का भी स्थापना किया गया था इसी एक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रस्तावना संघ राज्य क्षेत्र नागरिकता मूल अधिकार मूल कर्तव्य से रिलेटेड। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ प्रावधान है, एक तरफ संविधान का भाग है। नागरिकता भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 7 में, नगर पालिका के बारे में 9A में, और इलेक्शन के बारे में आपका भाग 15 में। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे।
सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए नागरिकता के बारे में तो भाग 2 में ही लिखा गया है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अनुच्छेद जो है 5 से लेके 11 तक, ठीक है, नागरिकता के बारे में डिफाइंड किया गया है। ठीक है, बाकी जो है नगर पालिका 9 ये भी सही है। ठीक है, इलेक्शन 15 ये भी सही है आपका, कि इलेक्शन का जो है निर्वाचन वगैरह के बारे में 15 ही में ही बताया गया है। ये संघ राज्य क्षेत्र जो है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये भाग 8 में है ना कि 7 में। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि भाग 7 में तो है क्या। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 45। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, एक तरफ मौलिक अधिकार है, कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, बता सकते हैं। देखिए अस्पृश्यता का अंत है, गिरफ्तारी निरोध अधिनियम है, इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है बताना है, धर्म की स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों का हितों का रक्षा का बात किया गया है। देखिए अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है, बात सही है। ठीक है, इसके बाद देखें धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षा करने की बात 29 में है। गिरफ्तारी और निरोध अधिनियम ये जो है 23 में ना होकर ये कहाँ पे है, तो ये आपका 22 में है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा गया था तो ये आपका सही बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए अस्पृश्यता का अंत आपको पता ही है 17 में है, गिरफ्तारी निरोध 22 में हो गया, धर्म का स्वतंत्रता 25 में हो गया, अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद 23 में है क्या, बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार का निषेध किया गया है। अगला देखिए राज्य सरकार से कुछ प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे आपको कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, और सिलेक्ट करके बताना है, वही ए आर सही या आर ए का सही एक्सप्लेनेशन कर रही है कि नहीं, या आर ए का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पे कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, चलिए जूम कर देते हैं इसको थोड़ा, दिखे आप लोग अच्छे से। राज्य के कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग जो है संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग होता है संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसमें बताना है कौन सा आपको सही होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन एक यहाँ पे दिख रहा है, ए आर, दोनों ए आर सही है और आर ए का सही, तो यही आंसर बन जाएगा आपका, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 47, ये कितना था, 46। ठीक है, तो देखिए 47 जो है न्याय व्यवस्था से एक प्रश्न है आपका, केंद्र और राज्य। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताना है आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, केवल एक सही है, दो है, या दोनों है, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन सा इसमें सही है ये बताना है। देखिए बात आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टेबल किया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट दिया है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो कौन थे आखिर। ठीक है, तो ये जो है आपको इम्पे थे, एलिजा इम्पे जो है उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे, तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, तो ऑप्शन ये आपका बन जाएगा। 48 देखते हैं अगला। देखिए पूछा गया है कार्यकारी जो है न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए तो थोड़ा प्रश्न का एनालिसिस करने में टाइम तो लगता ही है। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा, ये भी दोनों है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद देखेंगे 223। ठीक है, 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किया गया। ठीक है, तो कार्यकारी जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग है, और आयोग राजभाषा वगैरह से रिलेटेड। एक तरफ संस्था एक तरफ स्थापना है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है।
फैक्चुअल सा प्रश्न है ये। अंतर्राज्यीय संस्था 1990 है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 है। राष्ट्रीय मानव अधिकार 1993 है। देखिए सही आंसर यहाँ पे, चूंकि गलत पूछा गया है, अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में बना था, तो सही आप लोग आंसर कर लिए होंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद ये 1952 में बना था, ना कि 1954 में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को ये बना था आपका। और केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार 1993 ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पंचायती राज से आपको एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखते हैं प्रश्न। देखिए आपका प्रश्न है, एक तरफ लिस्ट दिया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो 7वां अनुसूची है, 8वां है, 9वां है और 10वां है। ये किससे रिलेटेड है पूछा गया है। 7वां जो है आपको पता है कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए संघ, राज्य और समवर्ती, यानी 1 का 3। 8वां की बात करें तो ये भाषा के बारे में इसमें बताया गया है, तो भाषा तो यहाँ पे 1 में है। 9वां अनुसूची देखें, कुछ अधिनियम विधि का मान्यकरण किया गया है, 4 हो जाएगा। और 10वां आपको पता ही है। ठीक है, कि दल परिवर्तन आधार पे निरहरता की बात की गई है और डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो ये 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन जो है डी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी कर लेंगे करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये मिसलेनियस है आपका। ठीक है, तो हम लोग तीसरा सेक्शन देख रहे हैं, पॉलिटी का। ठीक है, देखिए पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। ठीक, पंचायतों का बात जो है भाग 9 में किया गया है, नगरपालिका 9A में, सहकारी समिति की बात 9B में, या अधिकरण की बात जो है आपको 10 में। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, ये पहला तो सही है बिल्कुल, पंचायती राज की बात जो है भाग 9 में, 9A में, नगरपालिका के बारे में। कॉरपोरेट सोसाइटी सहकारी के बारे में 9B में, ये भी सही है। ये अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के बारे में भाग 10 में। भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति का जो है वर्णन, क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, अधिकरण का वर्णन तो है कहाँ पे, तो आपका 14 में है। ठीक है, तो ये आपको गलत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अब अगला प्रश्न क्या, अगला सेक्शन देखते हैं। तो अगला सेक्शन है आपका अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिए, ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इकोनॉमी में कैसे कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला टॉपिक है मुद्रा, बैंकिंग, कर व्यवस्था जो होता है, केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध, उससे रिलेटेड। हरित बॉन्ड के संबंध में बताना है, निम्न कथनों में कौन सा सही है हरित बॉन्ड से रिलेटेड। देखिए पहला है कि हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजना में होता है। हरित बॉन्ड को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार जो है। हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल अल्पकालीन परिपक्वता निवेश है। देखिए पहला आंसर यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजना में, तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, 2007 में शुरू किया गया था, इसके द्वारा, यूरोपियन निवेश कोष के द्वारा, ये भी सही है। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार का नवाचार है, ये चौथा गलत हो जाएगा। हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, ये क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, हरित बॉन्ड जो है स्थिर ब्याज प्रतिफल में दीर्घकालीन परिपक्वता निवेश है, ना कि अल्पकालीन। ये कैसा है, दीर्घकालीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, कि कौन सा सही है, केवल एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों है, कोई नहीं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक एक सहायक है और रुपया 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। चलिए, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो एक सब्सिडी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट के बारे में पूछा गया, तो सही ही था। 5 लाख रुपया तक जो है इसमें जमा इससे द्वारा बीमित है, भी सही है आप। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 54। देखिए यहाँ पूछा गया है कि सुमेलित करना है। इंडियन बैंक, आईसीआईसी है आपका, सिटी बैंक है,
शाश्वत बैंक है, ये सब कैसा कंपनी है, कैसा बैंक है, ये बताना है। देखिए इंडियन बैंक आप लोगों को सभी को पता होगा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, सार्वजनिक वाला हो जाएगा, तो 1 का 4। ICICI बैंक, ये जो है निजी हो जाएगा आपका, प्राइवेट बैंक है ये। सिटी बैंक की बात करें तो ये तो विदेशी बैंक है आपका, तो विदेशी ऑप्शन में है, फॉरेगन है। और शाश्वत बैंक जो है ये आपका हो जाएगा सहकारी, सहकारी भी ऑप्शन में है। 4312, 4312 ऑप्शन डी में दिख रहा है, यही सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक कंसेप्चुअल प्रश्न है ये, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, आरबीआई जो है क्या क्या करती है, देखिए। चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, सारा ऑप्शन आप सभी को दिख पाए। बाकी ऑप्शन वैसे ही है, 1 2 है, 1 2 3 है, 2 3 4, ठीक है। देखिए, तो मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित करना है तो बैंक दर में वृद्धि करती है आरबीआई, नगद आरक्षण अनुपात यानी सीआरआर जो है ये बढ़ाती है, लिक्विडिटी को क्या करती है, बढ़ाती है, या आपको सरकारी प्रतिभूति का क्रय करती है। देखिए मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है अगर आरबीआई को, ठीक है, तो ऐसे में क्या करती है, वो बैंक दर को बढ़ा देती है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अभी कि अभी जो है बैंक दर क्या है हाल फिलहाल अभी, ठीक है। आप लोग 3 चीज़ लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप पूरा चीज़ सीख के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस कमेंट में लिखना है अभी, ठीक है। आपको क्या लिखना है कि सीआरआर क्या है अभी भारत का, ठीक है। इसके बाद बैंक दर क्या है, ठीक है। बैंक रेट आपको लिखना है, 2 चीज़ बस आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, एसएलआर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए तो बैंक रेट जो है बढ़ा के ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए सिंपल सी बात ये है, बैंक रेट बढ़ाएंगे लोन कम लो लेंगे, ठीक है। मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगा। सीआरआर अगर बढ़ा दिया जाए, कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंकों को कैश जो है ज़्यादा स्टोर करके रखना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी ये है, मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम के पास आपको 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, आप सीआरआर अगर बढ़ा देते हैं, पहले मान लीजिए जूम करते हैं कि पहले ये लोग जो 4 रुपये स्टोर करके रखते थे, अब जो है सीआरआर बढ़ा देते हैं, अब ये लोग 8 रुपये स्टोर करके रखेंगे, इनके पास पैसा देने के लिए कम ही हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी यहाँ पे भी कम हो जाएगा, तो लिक्विडिटी कम करके भी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, 1 2 3, ठीक है। अब प्रतिभूति क्रय विक्रय करके तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं मुद्रास्फीति को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए भारत का विदेशी व्यापार आर्थिक जो है संगठन वगैरह से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 56 है। देखिए तो 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं इसका। चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा सही से, कथन और कारण है, बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही होगा एज इट इज जैसे होता है। बाकी ऑप्शन को एक बार एग्जाम में जरूर देख लेंगे, थोड़ा ऑप्शन में हेर फेर कर देता है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है कि जब देश में भुगतान उसके व्यापार में वस्तु सेवा हस्तांतरण और विशुद्ध आय की प्राप्तियां से अधिक हो जाती है तो उसे चालू खाता घाटा कहते हैं। यानी देश में भुगतान उसके व्यापार में वस्तु सेवा हस्तांतरण के विशुद्ध आय की प्राप्ति से अधिक हो जाए तो क्या उसे हम सीएडी, ठीक है, यानी चालू खाता जो है घाटा बोलते हैं। दूसरा रीजन दिया है, चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तु और सेवा में पूंजी का अधिक निर्यात कर दे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन ए तो सही दिख रहा है आपका, ठीक है, कि देश का भुगतान उसके व्यापार में वस्तु सेवा हस्तांतरण और विशुद्ध आय की प्राप्ति से अधिक हो जाए तब उसे चालू खाता घाटा में ही रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तु से, यहाँ पे ये जो है आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। चालू खाता जो है निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा इस सब के कारण अंतर को ही दर्शाता है चालू खाता, तो ये जो है दूसरा स्टेटमेंट आपका सही नहीं बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 57। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये तो फैक्चुअल सा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसे जो है नीला बॉक्स जो है सहायिका में हम लोग रखेंगे, तो देखते हैं ऑप्शन इसका। चलिए इसमें ब्लू बॉक्स जो है सब्सिडीज के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ऑप्शन ए ही सही कर लेंगे।
ठीक है, बाकी चलिए अगला सेक्शन है विज्ञान का। ठीक है, तो चलिए विज्ञान का प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षय कारणों में आवश्यक है? तो लौह धातु के क्षय करने में, यानी लौह धातु को क्षयित करने में किसका जिम्मेदार है? चलिए, तो ऑप्शन ही आप सभी को दिख गया होगा यहाँ पे। ऑक्सीजन और नमी। आपको पता है कि ऑक्सीजन और नमी अगर लोहा के संपर्क में आया, अब ऐसे भी आप देखिए नमी आ गया और ऑक्सीजन तो होता ही है एयर में, तो जैसे ही होता है तो लौह धातु का क्या होता है, यहाँ पे आपको जंग लगता है और इसका परत क्या होगा, थोड़ा पतला हो जाएगा। तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, जिंक जस्ता का जो है यहाँ पे लेप लगा दिया जाता है, ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न था आपका। ठीक है, ऑक्सीकरण जो है, अगर ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बचाना है आपको, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आइसोलेट करके ही रखना पड़ेगा। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? अब देखिए एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, ये आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है, इसे विचलन की बात की जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे हम वाइट जो है कलर आता है, तो इसमें देखते हैं आप, सबसे कम विचलन किसका होता है, तो रेड का होता है। सबसे अधिक विचलन जो है, यहाँ पे ये 7 कलर में बन जाता है। यहाँ पे वीवी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन करके आप लोग सब याद किए हो जाएंगे। सबसे नीचे बैगनी होता है। सबसे ज्यादा विचलन किसके में देखने को मिलता है, बैगनी में। सबसे कम कौन विचलित होता है, रेड। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड कलर। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि रेड का विचलन सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, स्कैटिंग सबसे कम होता है। इसीलिए इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ट्रैफिक लाइट में, ताकि दूर से ही आपको दिख जाए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या आपको 59। प्रश्न संख्या 59 रह गया। अच्छा, 59 हो ही गया। ठीक है, 59 हो गया, 60 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? इन सब ऑप्शन में देखें, ग्रेफाइड है, ये आपका वर्नेज वोरोन नटाइड है, लोहा और हीरा। आपको पता है हीरा ही सबसे कठोर है। ठीक है, अनेक हीरा का अपवर्तनांक भी ज्यादा होता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। हीरा उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक भी होता है। अगला है निम्नलिखित अम्लों में से, तो तीन जो है आपको लगभग फिजिक्स से प्रश्न यहाँ पे देखने को मिला था। फिर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक है, सल्फ्यूरिक है। देखिए कार बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किया जाता है। देखिए आप चिप्स वगैरह जब खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें कुछ गैसेज भरी रहती हैं। ठीक है, उसको संरक्षित रखने के लिए। ठीक है, चिप्स को ज़्यादा दिन तक। तो ऐसे में जो वो भरा रहता है, क्या कहते हैं इसमें, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये आपको सही हो जाएगा। ऐसे तो आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन ही। ठीक है, इसका उपयोग देख सकते हैं नाइट्रोजन का कृत्रिम गर्भधान के लिए, बैलों के बीज को संरक्षित करने के लिए, विद्युत बल्ब बनाने में भी, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में। और ये जो भी पैकेट वाले फूड होते हैं, बंद जो खाद्य सामग्री जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे आपका जो भी, वहाँ भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ठीक है, देखिए पूछ रहा है कि जो ठोस पदार्थों में अशुद्धि आ जाती है, तो शुद्ध करने का कुछ मेथड होता है, तरीका होता है, जिससे हम लोग उसको प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है कौन सा आपको नहीं है, ये बताना है तरीका। देखिए आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये। देखिए ऊर्ध्वपातन हम लोग करते हैं, क्रिस्टलीकरण भी करते हैं। आसवन विधि हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। आसवन जो है किसी मिश्रित द्रव के अवयव को उनके वाष्पन संक्रियता के उत्तर के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो वाष्पन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साइंस सेक्शन देख रहे हैं तो 64, ये वनस्पति विज्ञान से एक प्रश्न है आपका, कि हींग प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? तने से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, या पत्तियों के निष्कर्षण से? देखिए तना जड़ दोनों से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तना और जड़। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन उस समय कैंसिल हो गया होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है। लेकिन देखिए आयोग इसको बी को आंसर माना है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मानव चिकित्सा यानी जंतु विज्ञान से प्रश्न है, यानी बायोलॉजी से देखते हैं। देखिए जूम इन कर लेते हैं। अब ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मुश्किल है नहीं। ठीक है, देखिए ये पूछा गया है कि विटामिन वगैरह दिया गया है।
ठीक है। और ये कहाँ जनरली किस चीज़ में पाया जाता है? विटामिन के, ठीक है। अब विटामिन डी, ई है और सी है। तो यहाँ पे देखिए विटामिन के, ये अल्फा लफा हो जाएगा एक, विटामिन के अल्फा लफा 4 हो गया। विटामिन डी, ये आपको यकृत जो है तेल हो जाएगा, कार्ड यकृत तेल। ऐसे तो विटामिन डी आपको पाना है तो आपके शरीर में क्या होना चाहिए? वसा होना चाहिए, ठीक है। वसा हो, और आप अगर जो है सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो विटामिन ई जो है आपको मिल जाता है इजीली। ये बात ध्यान देंगे, आपके शरीर में वसा जरूर होना चाहिए। जैसे दिन भर आप सूर्य के प्रकाश में बैठे हैं, आपके शरीर में फैट ही नहीं है, वसा नहीं है, फिर आपको विटामिन डी नहीं मिल पाएगा। विटामिन ई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा गेहूं का जो है यहाँ पे भूर्ण तेल, ठीक है, ये हो जाएगा एक। और विटामिन सी, नींबू में जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें आपको विटामिन सी देखने को मिलता है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 66, ये 65 था, ओके 66 देखते हैं। देखिए 3 चेम्बर्ड हार्ट फाउंड इन त्रिकोष्ठीय, देखिए मानो तो आपको 4 चेम्बर होता है, 3 चेम्बर वाला पूछा है। स्तनधारी पक्षी उभयचर कौन किस में होता है? तो ये जो है उभयचरों में होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी ही आप लोग किए होंगे। अगला देखिए कृषि पशुपालन और डेयरी से जो है प्रश्न यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉप है और एक तरफ खरपतवार है, तो इसमें क्या बताना है कौन सुमेलित नहीं है? गेहूं फ्लोरिस माइनर, धान में बथुआ, मटर में प्याजी, बरसिम में कासिन। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक। गेहूं में तो आपका फ्लोरिस माइनर, ये बथुआ वगैरह पाया जाता है। मटर में सही था आपका प्याजी वगैरह, खरपतवार देखने को मिलता है। और नेक्स्ट देखेंगे तो बरसीन, ये भी यहाँ पे सही ही था। ये बथुआ जो है जनरली जो है धान में नहीं देखने को मिलता है, गेहूं वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68। देखिए सुमेलित करना है आपको। देखिए एक तरफ फसल है, एक तरफ मौसम है, तो कृषि वगैरह से रिलेटेड देखिए प्रश्न पूछा जाता है, क्लियरली आपको देख रहा है। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना होगा, एक आध प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सूरजमुखी है, खरबूजा, कपास, खरीफ, जायद, किस प्रकार की फसलें हैं, किस प्रकार के मौसम में उगाए जाते हैं पूछा जा रहा है। देखिए सूरजमुखी जो है ये तो लगभग सारे मौसम में ही देखने को मिलता है, तो एक तो 4 हो जाएगा। खरबूजा की बात करेंगे तो ये गर्मी के दिनों में जनरली देखने को मिलता है आपको, तो ये जायद में हो जाएगा गर्मी। कॉटन, कपास की बात करेंगे तो खरीफ वर्षा वाला ये फसल है आपका। और अलसी, ये सर्दी में, तो सर्दी यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? हाँ रबी सर्दी, यानी 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, साइंस वगैरह सेक्शन हम लोग देख रहे थे, इसमें कृषि से भी प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी आपको प्रश्न यहाँ पूछा गया है, साइंस एंड टेक। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किसी यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये आप इसको साइंस में काउंट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक में काउंट करने की जरूरत है नहीं। सोनार टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी वस्तु को ढूंढने के लिए। अगला देखिए जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, ठीक है। जेनेटिक उद्योग में किसको सम्मिलित करते हैं? एग्रीकल्चर को, मछली पकड़ना है, शिकार करना है, या खनन, ठीक है। तो इसमें हम लोग कृषि को जो है सम्मिलित करते हैं, ठीक। चलिए तो ये 70 प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, ठीक है। तो लेक्चर का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऐसे में कुछ लोग का है मतलब थोड़ा लगता है कि 3 घंटा 4 घंटे एक बार बैठ के देखना, ठीक है। चलिए तो इसको हम जो है ना अब थोड़ा सा अभी ये स्केच भी इशू कर रहा है, अभी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू भी आ रहा है, इसका हम एक और सेकंड पार्ट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 71 से लेके 140 तक प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें 1 से लेकर 70 तक देखे। देखिए यहाँ पे हम लोग जो अ, मुख्य प्रश्न देखने का ये उद्देश्य क्या है अपना? तो उद्देश्य है प्रश्न को, नेचर को देखना। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों को देखे, पॉलिटी देखे, ज्योग्राफी देखे, साइंस का प्रश्न देख लिए, ठीक है, साथ साथ इकोनॉमी देख लिए। तो यहाँ से आपको एक नेचर दिख रहा होगा। अब कुछ लोग आपको जो है गलत डायरेक्शन में भेजने का प्रयास करेंगे, तो यदि आप प्रश्न देख लेते हैं, आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, आप यही पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप ये 10 पेज पढ़ लीजिए, आप ये 50 पेज का नोट्स पढ़ लीजिए, बस इसी में से आएगा। इन सब गलत फहमी में ना रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में आपको
अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, ठीक है। एक आप जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बाकी हम देखते हैं, कुछ सोच रहे हैं, अगर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हो पाता है तो आप लोग के लिए अलग भी कुछ प्रोग्राम जो है रखेंगे। बाकी अभी के लिए आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, साथ साथ टेस्ट सीरीज वगैरह और टॉपिक वाइज जहाँ से आप जो पढ़ रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ते रहें और क्वेश्चन खूब सारा प्रैक्टिस करें। इसके चक्कर में ना पड़े कि कोई 20-50 पेज का आपको नोट्स मिलेगा, उसको पढ़ के जाके एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे। ये आसान नहीं है, ये गलत बात है, बरगलाने वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो बाकी ये सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए। इन्वायरमेंट और पर्यावरण जो है यहाँ जो पर्यावरण से रिलेटेड है, बाकी जो मैथ रीजनिंग का है, यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर है, ये सब अगले सेक्शन में हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी अगले में मिलते हैं हम लोग। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे PYQ का सेक्शन जो है कंटिन्यू रखा जाए, हम तो कोशिश करेंगे, आपके लिए बता रहे हैं कि आपके लिए बहुत फायदे का है कि आप PYQ देखिए। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन PYQ है आपका रियल टाइम क्वेश्चन है। तो रियल टाइम क्वेश्चन को यदि आप देखते हैं तो आपको एकदम पता चलता है कि एग्जैक्टनेस से आपको पढ़ना कहाँ से क्या है। जैसे मैं पहले इनिशियल में बताया, जीएस क्या है, महासागर है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ठीक। और हो सकता है हिस्ट्री को भी आप 6 महीना पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी 1 साल तक पढ़ लें, कोई मुश्किल नहीं है, इतना सारा कंटेंट है। एक एक चीज़ डेप्थ में जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको एक रेंज दायरा में रह के अगर पढ़ेंगे, और टाइम भी अधिक नहीं है, 2-3 महीने बचा हुआ है, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। बाकी हिंदी का भी प्रैक्टिस इसके साथ साथ पैरेलली आप लोग करते रहें, ठीक है, क्योंकि दोनों का है यहाँ पे। हिंदी का भी रोल आपको पता है कि 60 नंबर का हिंदी आएगा। चलिए, तो अगले में 71 से लेके 140 तक करते हैं। बाकी हमारा अपना पर्सनल सेशन है, अगर इससे आपको अलग भी कोई आइडिया, आप थॉट रखते हैं, आपको लगता है कि नहीं इस तरीके से बेहतर हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, मेरा काम चल जाएगा, हम हिंदी नहीं करेंगे, हम हिंदी लास्ट के 2-4-5 दिन में ही करेंगे, तो बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी बुद्धिमत्ता। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।